नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि देश में दिवाली 12 नवंबर को थी, लेकिन कई घरों में दिवाली 28 नवंबर को मनाई गई। उनके घरों के बेटे, पिता, पति, भाई 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उत्तरकाशी के सरकारा में टनल से फंसे हुए थे। 12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तब 41 मजदूर अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और इन सभी मजदूरों को बचाने के लिए 17 दिनों तक चले पहाड़ तोड़ मिशन को कामयाबी मिली। ऐसी कामयाबी मिली कि पूरी दुनिया इस कामयाबी की कहानी सुनने देखने को बेताब है। आज मैं आपको इन 41 मजदूरों की पूरी कहानी राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। रेड होल माइनर्स मजदूरों को सुरक्षित सुरंग से निकालने के बाद यह नाम बेहद चर्चा में आया। रेड माइनर्स 41 मजदूरों के लिए फरिश्ते साबित हुए। आज हर कोई रेड होल माइनर्स के बारे में जानना चाहता है। चूहे की तरह जमीन की खुदाई करने वाले वो खास मजदूर जिन्हें इस काम में महारत हासिल है। लेकिन क्या आपको पता है, एनजीटी ने साल 2014 में रेड होल माइनिंग पर रोक लगा दी थी। मजदूरों की जिंदगी बचाने की खातिर शासन प्रशासन को उसी रेड होल माइनिंग का सहारा लेना पड़ा, जिसे बैन किया गया था। कैसे सुरंग खोदने की यह तकनीक अचानक से मजदूरों के लिए संजीवनी बन गई, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। 17 दिनों तक उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी चली। 17 दिनों से पूरी दुनिया की नजरें इस ऑपरेशन पर लगी थी। हर कोई इन मजदूरों को बाहर आते देखना चाहता था। आखिरकार वो इंतजार 17वें दिन खत्म हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब पूरा हिंदुस्तान मजदूरों को निकालने की खुशी में जश्न मना रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। इन रेस्क्यू ऑपरेशन पर कई किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री लिखी जा चुकी हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, समझाने, बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मैं राष्ट्र की आवाज की शुरुआत एक मशहूर शेर के साथ करना चाहता हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यह लाइन मशहूर शायर शकील आजमी ने लिखी है। उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों पर शकील आजमी की लाइनें बिल्कुल सटीक फिट बैठती हैं। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद अपना हौसला नहीं छोड़ा, जीने की आस नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा रहा कि सभी मजदूरों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाल लिया गया और बाहर आते ही मजदूरों के चेहरे खिल उठे, जैसे शादियों बाद, सदियों बाद जिंदगी की सुबह देखी हो। 17 दिन अंधेरी सुरंग में जिंदगी गुजारने वाले मजदूरों की हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। अब जब वो बाहर आ गए तो बता रहे हैं कि सुरंग में बीते 17 दिन कैसे रहे, कैसे काटे। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए उन मजदूरों को सुनवाना चाहता हूं जिन्होंने 17 दिन अपनी जिंदगी के ऐसी जगह गुजारी जिससे सोचकर भी हर इंसान की रूह कांप उठती। दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया,
लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए। इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम थी इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, टनल हादसे के 17वें दिन उम्मीदों की वो किरण दिखाई थी जिसका इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का था। सुरंग में पूरे 17 दिनों के बाद बाहर खुली हवा में आए, सांस ली। मजदूरों को सुरंग से भीतर गुजरे हर हर पल की एक अच्छी बुरी याद की तरह है। यह हादसा तब हुआ जब पूरा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा था, जब पूरा हिंदुस्तान दिवाली के दिए से जगमगाने की तैयारी कर रहा था। तब उत्तरकाशी के टनल में गम का अंधेरा छाया रहा और ये सभी मजदूर इस सुरंग में काम कर रहे थे। तभी ये सुरंग धंस गई। अचानक हुए इस हादसे में चारों तरफ हड़कंप मच गया। मलबा करीब 60 मीटर तक फैला गया और सुरंग से बाहर आने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। अंदर फंसे मजदूर बाहर बचाव दल के बीच था। 60 मीटर तक फैला पहाड़ का मलबा। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। टनल में पानी निकालने के लिए जो पाइप बिछाई गई थी वो अंदर फंसे मजदूरों के लिए लाइफ लाइन बन गई। उसी पाइप से 17 दिनों तक ऑक्सीजन दिया गया, दवाइयां दी गई, खाना पानी दिया गया और इसी रास्ते के जरिए उनको जरूरत के सामान भेजे गए। भारतीय सेना, NDRF, SDRF जैसी कई एजेंसियों ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद ये तमाम मजदूर पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग से बाहर निकले। सभी मजदूर स्वस्थ हालात में हैं। टनल से निकाले गए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की। मजदूरों ने भी आप बीती सुनाई। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बातचीत सुनवाना चाहता हूं जो मजदूरों से बातचीत कर रहे थे। जरा सुनिए। दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सभी मजदूर दिवाली के दिन ही सुरंग में फंसे थे। ये मजदूर और इनके परिवार वाले दिवाली नहीं मना पाए। इसीलिए अब जब ये मजदूर सुरक्षित सुरंग से निकल गए हैं तो इनके परिवार वाले खुशी में दिवाली मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इनके परिवार वाले जश्न मना रहे हैं, खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके तमाम परिवार वाले इस वक्त जश्न में मशगूल हैं। तस्वीरें देखिए, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो इनकी खुशी का बयां कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन मजदूरों के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए, जश्न मनाते हुए। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो एक के बाद एक सामने लगातार आई हैं। पहाड़ों का सीना चीरकर मौत से जीती गई इस जंग के कई जाबाजों के किस्से अब फिजाओं में तैरने लगे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उन रैक माइनर्स की जो अमेरिका ऑर्गन मशीन को फेल हो जाने के बाद सुरंग में घुसे और हाथों से पारंपरिक टूल्स के सहारे
10 फीट के उस मलबे को काट कर रास्ता बनाया, जो काम बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। जब अमेरिकी ऑर्गन मशीन तहस नहस हो गई, जब लगा कि खुदाई का काम खटाई में पड़ गया, जब मायूसी घेरने लगी, एक वक्त ऐसा लगने लगा कि 41 मजदूरों की आजादी अभी काफी दूर है। तब वो 12 फरिश्ते आए। पहली बार आम लोगों ने रेड माइनर्स का नाम सुना है। मशीन ने दम तोड़ दिया तो उन 12 देवदूतों ने मोर्चा संभाल लिया। वो देवदूत कोई और नहीं, 12 रेड माइनर्स के हैं। 6 रेड माइनर्स को 2 टीमें बनाई गई। 2 रेड माइनर्स खुदाई करते हैं, 4 रेड माइनर्स मरवा निकालते हैं, और ये सिर्फ 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप में हो रहा था। रेड माइनर्स की टोली उस पाइप से अंदर जाती है, जिस पाइप के सहारे एक्सपर्ट पिछले कई दिनों तक मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसी पाइप के सहारे ये रेड माइनर्स अपने हाथों से मिट्टी खोदते रहे, और धीरे धीरे ये माइनर्स 28 नवंबर की रात मजदूरों के करीब पहुंचने में कामयाब हुए। इसी के साथ 41 मजदूरों को एक नई जिंदगी मिली है। मजदूरों को वापस निकालने के बाद इन माइनर्स ने मानवता का एक और भावनात्मक परिचय दिया, जिस पर पूरा देश सलाम कर रहा है। इन माइनर्स ने खुदाई के लिए पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं आपको उन माइनर्स को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि ऑपरेशन जिंदगी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। ना कि जस्ट ऑन द फील्ड टीम, हमारे बैक एंड टीम जो कि बेंगलोर में सिटी है, बहुत सारे लोग 24 आवर्स इंटू 7 चल रहे थे। बहुत दिन हो गया हमें, बट जो हम लोग जो मेहनत आज देख सकते हैं कि जैसे रंग लाई, हमारे 41 पीपल जो भाई लोग हैं वो सेफली बाहर आ चुके हैं। जैसे कि आपने पूछा AI इंटेलिजेंस कैसे मदद हो सकता है विजुअलाइजेशन के लिए, जो मदद की जा सकती है कि कैसे देख सकते हैं, जो कि हमारे जो ओल्ड जो सर्वे मेथड से वो नहीं देख सकते। जैसे कि हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में पहली कंपनी है जो जिसने ये तकनीक इंडिया में लाई थी, और आज वो बहुत लोगों के काम आई हैं। बाकी का तो आपको पता है, लाइक वी आर सो हैप्पी दैट हमारे फाइनली हम लोग आ चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 41 जिंदगी बचाने के लिए 17 दिनों तक जो जंग चली, उसमें हर तरह की तकनीकी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 40 मीटर तक ड्रिल करने के बाद अमेरिकी ऑर्गन मशीन के कुछ हिस्से मलबे में फंस गए, जिसके बाद अधिकारियों को रेड होल ड्रिलिंग का सहारा लेना पड़ा। आखिर में रेड होल माइनिंग तकनीकी अपनाने का फैसला लिया गया, जिसे एनजीटी ने कुछ साल पहले बैन कर दिया था। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन सी तकनीकी है जिसे सभी मशीनों के फेल होने के बाद अपनाने का यह फैसला लिया गया। वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आखिर रेड होल माइनिंग है क्या, उसको जरा समझिए। रेड होल माइनिंग एक मैनुअल ड्रिलिंग मेथड है। इसे सक्षम मजदूरों की मदद से किया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल आमतौर पर मेघालय में किया जाता है। इसकी मदद से जमीन में छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं। ये गड्ढे इतने चौड़े हो जाते हैं कि उसमें एक शख्स आसानी से समा जाता है। गड्ढे खोदने के बाद माइनिंग करने वाला रस्सी और बांस की सीढ़ियों की मदद से गड्ढे में उतरता है। रेड होल माइनिंग का उपयोग आमतौर पर कोयला निकालने के लिए किया जाता है। इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इसमें दम घुटने, ऑक्सीजन की कमी, भूख से जान जा सकती है। इतना खतरनाक है, लेकिन फिर भी होता है, लेकिन बैन कर दिया गया था। रेड होल माइनिंग में खुदाई करने वाले मजदूर कोयला या खनिज निकालने के लिए छोटे गड्ढों के जरिए अंदर जाते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि तकनीकी चूहों के बिल खोदने की तरह काम करती है। इसमें माइनिंग करने वाले लोग 4 फीट खुदाई करके ऐसे गड्ढों में घुसते हैं जहां एक इंसान के ही जाने की जगह होती है। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता है, बांस की सीढ़ी या रस्सियों के सहारे नीचे जाते हैं। फिर नीचे से जो भी निकालना होता है, जिसको भी निकालना होता है, उसको निकालते हैं, चाहे वो सामान हो या इंसान हो या मिट्टी हो या कुछ और हो। साल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेड होल माइनिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद भी कई जगहों में रेड होल माइनिंग जारी रहा, जो पूरी तरीके से अवैध माना जाता है। मेघालय में सबसे ज्यादा रेड होल माइनिंग होती है, जिसकी वजह से कितने ही मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सवाल है कि रेड होल माइनिंग को लेकर आखिर विवाद क्या है, वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। आखिर क्यों विवादों में रहा है रेड होलिंग? आप सोचिए, मेघालय में इस तरीके से ज्यादा माइनिंग हुआ करती थी, जल्द ही इसके खतरे सामने आ गए और माइनर्स बिना किसी सेफ्टी के उपकरण के नीचे उतर जाते थे। अगर बारिश का मौसम हो तो गड्ढों में पानी भर जाता था और मजदूर फंस जाते थे, जिससे मजदूरों की मौत हो जाती थी। और यही वजह है कि इससे बैन किया गया। अब सवाल है कि विवाद में होने के बाद भी उत्तरकाशी में क्यों रेड होल माइनिंग की जरूरत पड़ी, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। उत्तरकाशी में क्यों रेड होल माइनिंग की जरूरत पड़ी है, जरा इसको समझिए। इस सुरंग के भीतर मशीन के पार्ट्स टूटे या फंस रहे थे, बारिश का भी डर था। अगर एक बार सुरंग में पानी भरने लगा तो वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा। मजदूर भीतर से सिरदर्द और उल्टियों की शिकायत भी करने लगे, जो ऑक्सीजन कम होने के संकेत हैं। और यही वजह है कि इसके लिए रेड माइनिंग को भी आजमाने का फैसला लिया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सिलक्वारा सुरंग में आखिरकार 17 दिनों के बाद लगातार 41 जिंदगियों का उजाला निकला। पिछले 17 दिनों से हिंदुस्तान के लोगों की इस सुरंग पर नजरें थी। इनके घर वाले और उनके तमाम रिश्तेदार से लेकर पूरा हिंदुस्तान यही दुआ कर रहा था कि ये मजदूर कब बाहर आएंगे, कब दुनिया इन मजदूरों को देखेगी, कब ये मजदूर अपने घर वालों से मिलेंगे। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी और 17 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ये सारे के सारे मजदूर, 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। इस तरह का ऑपरेशन कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दुनिया के कुछ हैरतगंजेज अभियानों के बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए, जिन्हें करीब करीब नामुमकिन मान लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि फंसे हुए लोग जिंदा वापस निकले थे। ऐसे ऑपरेशन कहां हुए, कब हुए, जरा सुनिए। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में 13 नवंबर साल 1989 में विश्व स्तर पर बचाव अभियान की चर्चा उस वक्त बहुत तेज हुई थी, जब पश्चिम बंगाल की महावीर कोलिरी रानीगंज की कोयला खदान में पानी भर गया था और 65 मजदूर इस खदान में फंस गए थे। वैसे तो इस खदान में अचानक पानी आने की वजह से बाढ़ आ गई थी और कम से कम 232 खनन कर्मी इसमें फंस गए थे। 161 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो बाकी लोग थे वो फंसे रह गए, जिनमें 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो बहुत मशहूर भी रहा था। इस दौरान एक बड़ा अभियान शुरू हुआ था और फंसे हुए खनन मजदूरों को बचाने के लिए कई टीमें बनाई गई थी। इस पूरी घटना पर मिशन रानीगंज नाम से फिल्म भी बनाई गई, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार ने एक्टिंग की थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे कोल इंडिया में खनन इंजीनियर जसवंत गिल ने अपनी अगुवाई में 65 मजदूरों की जान बचाई। गिल को साल 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन की तरफ से सर्वोच्च नागरिकता वीरता पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस तरह की परेशान और इंजीनियरिंग को चुनौती देने वाली एक बोरवेल घटना 21 जुलाई साल 2006 को सामने आई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हल्डेरी गांव में 60 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम बच्चा प्रिंस गिर गया था। उस वक्त बोरवेल में फंसे प्रिंस की सलामती को लेकर पूरा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, पूजा अर्चना कर रहा था
और सकुशल उसको निकालने के लिए कोशिश की गई। इस दौरान जब उसको निकालने की जद्दोजहद हो रही थी तो कुछ घंटों की कोशिश के बाद रेस्क्यू टीम को पास में ही उतनी ही गहराई का एक और खाली बोरवेल नजर आ गया। उसके बाद दोनों बोरवेल को जोड़ने के लिए लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया गया। करीब 50 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रिंस को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस तरह की कई सारी वारदातें देश और दुनिया में होती रही हैं और लगातार इस पर कोशिशें भी होती रही हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।